हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गोइंग टू या अबाउट टू। अब आप सोच रहे होंगे गोइंग मतलब कहीं जाना और गोइंग टू मतलब आप किसी जगह जा रहे हैं। अब इस टॉपिक को मैम आज क्यों सिखा रही है? ये तो बड़ा सिंपल है और हमने कंटिन्यूस में ये पढ़ लिया। एक बात को समझिए, जब भी इंग्लिश में गोइंग, यूज या एबल के बाद टू लगता है तो बहुत सारी उथल पुथल मच जाती है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो आपने बहुत सारे टॉपिक जैसे कि यूज टू, सपोज टू सीखे होंगे और अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं गोइंग टू और अबाउट टू पे। अब सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है ये एक ही टॉपिक है। बहुत लोग गोइंग टू बोल देते हैं और बहुत लोग अबाउट टू। इसका मेन डिफरेंस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन मैम इस टॉपिक को सीख के हम क्या बोल पाएंगे? इस टॉपिक को सीख के हम बोल पाएंगे कोई चीज होने वाली है या कोई चीज होने वाली थी। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर के इस्तेमाल के बाद हम बोल पाते हैं कि कोई चीज होगी, लेकिन क्या अगर आपको बोलना हो बारिश होने वाली है, मान लीजिए आपको बोलना है मैं कल आने वाला था, इसमें आप सिंपल फ्यूचर नहीं बोलेंगे, आप यूज करेंगे गोइंग टू या अबाउट टू। अब गोइंग टू या अबाउट टू एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसी चीजों को व्यक्त करने में मदद करेगा जहां आप ये बोलना चाहेंगे कि ये चीज होने वाली है या होने वाली थी। अब सबसे पहले गोइंग टू और अबाउट टू के एग्जाम्पल्स हम सीखें। हम ये समझ लेते हैं कि ये सिचुएशन कौन सी है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बार हम सिंपल फ्यूचर में ही बात नहीं करते, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज होने वाली है। जैसे आज स्कूल की छुट्टी होने वाली है, या आज मैम बहुत सारा होमवर्क देने वाली है, या आज हम गोइंग टू अबाउट टू टॉपिक सीखने वाले हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, ये क्या बोलने के काम आएगा? कोई भी चीज जो होने वाली है। अब अगर होने वाली है तो बहुत बार हम स्पोकन इंग्लिश में ये भी तो बोल सकते हैं कि ये चीज होने वाली थी। इसमें हम गोइंग टू या अबाउट टू ही यूज करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलते हुए। तो अगर आपको बोलना है वो तो आने वाला था, इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको गोइंग टू यूज करना पड़ेगा। तो अब ये क्लियर हो गया, ये वो गोइंग टू नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मैं यहां जा रहा हूं, वो भी आई एम गोइंग टू ही होता है, लेकिन उसके बाद आप एक जगह का नाम लेते हैं, ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहां हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिचुएशन समझ ली, ये चीज होने वाली है। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं एक बहुत अच्छी स्पीच देने वाला हूं, बहुत जल्द मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं। क्लियर? अब सिचुएशन के बाद आती है कि मैम इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जिसको मैं हीरो बोलती हूं, इसके दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, इज एम आर और वर्स वर। देखिए, कोई चीज होने वाली है का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज एम आर, और कोई चीज होने वाली थी का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वर्स और वर। अब देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब को हीरोज का नाम दिया है क्योंकि ऑलरेडी एक क्रिया सीखते समय आएगी तो बार बार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बोलना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए इसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि इसके हीरोज हैं इज एम आर और वर्स वर। अब बात आती है कि मैम पहले टॉपिक्स में तो 3 हीरोज होते थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए, तो इसमें आज आपने 2 ही हीरो क्यों लिखे हैं? इसमें 2 ही हीरो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें विल बी भैया का कोई काम नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी को बोल रहे हैं कि ये चीज होने वाली है, भले ही आप कोई चीज होने वाली है बता रहे हैं, पर इसका मतलब फ्यूचर ही हुआ। अगर मैं आपको बोलूंगी आज बारिश होने वाली है, यानी कि फ्यूचर में, अभी बारिश नहीं हुई है, ये चीज होने वाली है। या आज मैं आपको एक बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, तो अभी पढ़ाया नहीं है, ये चीज होने वाली है। तो ये खुद ब खुद जो प्रेजेंट है ये फ्यूचर का काम करता है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, जब आप गोइंग टू या अबाउट टू टॉपिक बोलेंगे, आप इज एम आर या वर्स वर ही यूज करेंगे। इस टॉपिक में फ्यूचर यानी कि विल बी हीरो का कोई काम नहीं। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। मैं ये करने वाली हूं, मैं ये करने वाला था, करने वाला होऊंगा ना इंग्लिश में बोलते हैं, ना कि हम हिंदी में ज्यादा बोलते हैं। तो इसीलिए इसके 2 हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्स वर हैं। अब देखिए, हीरोज पता लग गया, सिचुएशन पता लग गई। अब बात आती है मैम क्रिया के फॉर्म का क्या होगा? टू के बाद आप इसमें बोल देंगे सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। आई एम श्योर अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो बहुत सारी क्रियाओं के तीनों फॉर्म बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे। अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स भी सिखाऊंगी तो मैं उसमें बहुत सारी नई क्रियाएं आपको सिखाऊंगी, ताकि सुनते सुनते आपके वर्ब्स भी स्ट्रांग हो। आज के लिए फर्स्ट फॉर्म आना काफी होगा, लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, पूरी इंग्लिश सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बोल के नहीं बोली जा सकती, इसलिए आपको वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। लेकिन आज के लिए अगर आपको क्रियाएं यानी कि जो काम आप करने वाले हैं उसके इंग्लिश का फर्स्ट फॉर्म आता होगा
तो आप ये सेंटेंस आराम से बोल लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको बोलना है मैं वहां जाने वाला हूँ, जाने के लिए क्रिया, मैं ये खाने वाला हूँ, खाने के लिए क्रिया, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि पढ़ाने के लिए क्रिया। तो सिंपल कौन सी सिचुएशन बोलने के काम आएगा गोइंग टू? कोई चीज होने वाली है, कोई चीज होने वाली थी। इसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरोज क्या है? इज एम आर जब आपको बोलना है कोई चीज होने वाली है, वर्ज वर जब आपको बोलना है कोई चीज होने वाली थी, और क्रिया के फॉर्म का क्या? इसमें आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। सिंपल। अब देखिए इज एम आर को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं हर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इज एम आर होने वाली है के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन है, ही, शी, इट, कोई एक नाम, एक जगह, एवरीवन, एवरीबॉडी, तो फिर आप इज बोलेंगे। एम भैया अलग से आई के लिए बना दिए गए हैं, तो जब भी आप आई, मैं कोई चीज करने वाला बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम। और आर प्लूरल यानी कि बहुवचन, जब एक से ज्यादा लोग हैं तो दे, वी, यू, दे, दोज पीपल, दोज प्लेसेस, दीज गर्ल्स, ये सारी ज्यादा चीजें हैं तो आप आर का प्रयोग करेंगे। वैसे ही वर्स सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ यानी कि बहुवचन के साथ। आई के साथ आप वर्स बोलेंगे, यहां इसको ये सिंगुलर मानता है, आई वर नहीं बोलना, वो दूसरी सिचुएशंस में बोला जाता है जो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। तो आई वर्स, ही वर्स, शी वर्स, इट वर्स, जबकि दे वर, वी वर, यू हमेशा इंग्लिश में प्लूरल होता है तो इसलिए हम यू के साथ भी वर्ब बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये समझा दूं कि गोइंग टू और अबाउट टू में डिफरेंस क्या है। मैं जितने भी एग्जांपल्स आपके लिए लाई हूं उसमें मैंने गोइंग टू ही बोला है क्योंकि अधिकतर स्पोकन इंग्लिश में हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। दोनों का हिंदी मतलब बिल्कुल सेम होता है, जो है कोई चीज होने वाली है या होने वाली थी। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, गोइंग टू का मतलब भी कोई चीज होने वाली है, होने वाली थी, लेकिन अबाउट टू इसका अर्जेंट वर्जन है। अर्जेंसी जब आपको और ज्यादा दिखानी हो, मैं इसको समझाती हूँ। जब आपको कहना है मैं आने वाला हूं तो आप बोलेंगे गोइंग टू, पर मान लीजिए आपको ऐसा दिखाना है भाई बिल्कुल पहुंच ही गया हूं, आने ही वाला हूं, तो बस 2 सेकेंड और रुक जा, तो लोग गोइंग टू की जगह अबाउट टू यूज कर लेते हैं। बारिश होने वाली है, नॉर्मली बारिश होने ही वाली है, बिल्कुल बूंदे गिरने लग गई हैं, तो आप अबाउट टू यूज करेंगे। वो रोने वाला था, अगर आपको नॉर्मली बोलना है, इतना मजाक कर दिया उन लोगों ने, वो रोने वाला था, तो आप गोइंग टू बोलेंगे। और मान लीजिए आप बोलेंगे बस आंसू उसकी आंखों में आ ही गए थे और बिल्कुल रोने ही वाला था, तो आप बस गोइंग टू को अबाउट टू से रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए मैं सारे सेंटेंसेस में गोइंग टू बोलने वाली हूं, लेकिन आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। कल के दिन अगर कोई आपको गोइंग टू की जगह अबाउट टू करके कुछ पूछता या बोलता है तो आप समझ जाएंगे वो चीज बिल्कुल होने ही वाली है या वाली थी। हम अभी एग्जांपल्स में गोइंग टू बोलेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ स्पोकन इंग्लिश में गोइंग टू का ज्यादा यूज होता है, लेकिन अबाउट टू क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये ना लगे कि ये गोइंग टू और अबाउट टू में फर्क क्या है। अबाउट का नॉर्मल मतलब होता है इस बारे में, है ना, अबाउट यू, अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में, अबाउट कल्चर, कल्चर के बारे में। लेकिन जैसे मैंने बताया टू लगने के बाद बहुत उतल पुतल मच जाती है, और इसीलिए सिर्फ टेंसेस ना सीखें। अगर आप स्पोकन इंग्लिश मास्टर करना चाहते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं सिखाती हूँ उनको ध्यान से सीखें, क्योंकि असल में रियल लाइफ में बोलचाल में इन सेंटेंसेस को यूज करके आप बहुत चीजें एक्सप्रेस कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, तभी आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से सीख पाएंगे। मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलिए, फ्रेम कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं इन सेंटेंसेस को बोलूंगी तो ये बहुत इजी साउंड करेंगे, इनको कहीं नोट कर लीजिए या सुन सुन के प्रैक्टिस करें और देखिए कैसे रियल लाइफ में इस गोइंग टू या अबाउट टू को यूज करके आप कितने सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। क्योंकि आप इस गोइंग टू को सीख लेंगे तो ये मत सोचिएगा कि जो पुराना गोइंग टू था, आई एम गोइंग टू दिल्ली या आई एम गोइंग टू दी स्कूल, ये सारी कंसेप्ट पुराने हो गए या नहीं यूज होंगे। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप गोइंग टू के बाद उस जगह का नाम ले लेंगे, लेकिन अभी जो आप सीखने वाले हैं वो है कोई चीज होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा मेरे साथ साथ सेंटेंसेस को बोला कीजिए। इसमें इन सेंटेंसेस से सिर्फ आप गोइंग टू ही नहीं सीख पाएंगे और बहुत सारे नए वर्ड्स और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो एग्जांपल्स लाऊं जो आप डेली लाइफ में बातचीत में यूज कर पाएं, या कभी किसी को मैसेज करना हो तो ये सारी सेंटेंसेस को यूज करके आप जो भी बोलना चाह रहे हैं उसको क्लियरली व्यक्त कर पाए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है, लुक एट दोस क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन सून। अब देखिए लुक एट दोस क्लाउड्स यानी कि आप कह रहे हैं उन बादलों को देखो। लुक एट दोस क्लाउड्स, दोस यानी कि बहुत सारे,
इट इज, अब देखिए इट इज को हम इट्स बोल देते हैं, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, स्पोकन इंग्लिश में भी इट्स बोला कीजिए, इट इज को शॉर्ट करके। तो इट सिंगुलर है, मैंने इज लगाया, गोइंग टू तो बोलना ही है क्योंकि टॉपिक ही हमारा गोइंग टू है, और टू के बाद देखिए मैंने झट से बारिश होने का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो इसका मतलब है इट्स गोइंग टू रेन सून, बहुत जल्द बारिश होने वाली है। अब देखिए ये सिंपल फ्यूचर से थोड़ा अलग था, सिंपल फ्यूचर में आप बोलते हैं बारिश होगी, यहां आप उसको ड्रामेटाइज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बारिश होने वाली है। अगर आप सिर्फ सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे इट विल रेन, जिससे वो ग्रेविटी, वो भाषा की फीलिंग नहीं आएगी कि देखो बारिश होने वाली है, इसीलिए आप बोलेंगे इट्स गोइंग टू रेन सून। अब देखिए जब आपने ये सेंटेंस सुना तो मेरे साथ साथ इसको बोलिए इट्स गोइंग टू रेन सून, और दिमाग में सिचुएशन को बसा लीजिए कि कोई चीज होने वाली है। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, माई फेवरेट टीम इज गोइंग टू प्ले टुमारो इवनिंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, माई फेवरेट टीम। अब देखिए हमेशा बातचीत में सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नाम हो जरूरी नहीं, बहुत बार कोई चीज, कोई टीम, जैसे इस सेंटेंस में माई फेवरेट टीम सब्जेक्ट है, ये मुद्दा है। इज क्योंकि टीम एक ही है, गोइंग टू तो हम बोलेंगे ही, आज आप ये मान लीजिए कि आज दिन ही गोइंग टू सीखने का है, तो सारे सेंटेंसेस गोइंग टू से ही बनेंगे, तो गोइंग टू के बिना तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी जहां आप बोलेंगे कि ये चीज होने वाली है, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद एक टीम थी तो इज लगाया, गोइंग टू बोलने के बाद आपने बिल्कुल इजी सी क्रिया प्ले का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। माय फेवरेट टीम इज गोइंग टू प्ले टुमारो इवनिंग, इसको प्लीज टुमारो मत कहिए, मैं जैसा कि हर वीडियोस में आपको बताती हूँ, मैं छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, मैं ये जानती हूँ बहुत बार इस वर्ड टुमारो, इसको लोग टुमारो कह देते हैं, और मुझे उन पे गुस्सा या हंसी नहीं आती, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग दूसरों को सुनकर इंग्लिश बोलना सीखते हैं, और हो सकता है उनने अपने आसपास लोगों को टुमारो बोलते हुए ही सुना हो, इसलिए, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन आज के बाद आप सीख लेंगे, ये टुमारो नहीं टुमारो होता है, ये छोटी सी गलती है, लेकिन वो सुनाई बड़ी गलत लगती है, तो आप टुमारो नहीं, कल, आने वाले कल के लिए बोलेंगे टुमारो। तो माई फेवरेट टीम इज गोइंग टू प्ले टुमारो इवनिंग, मेरी फेवरेट टीम कल शाम को खेलने वाली है। अब देखिए ये चीज खेलने वाली है बोलने के लिए हमने गोइंग टू से एक और सेंटेंस शट से बना दिया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अब आप ये चीज समझ रहे होंगे कैसे हम सिर्फ सब्जेक्ट बोल रहे हैं, हीरो डिपेंडिंग है कि था है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, गोइंग टू बोल रहे हैं और जो क्रिया होने वाली है उसका फर्स्ट फॉर्म लगा दे रहे हैं। सिंपल। और एग्जांपल्स देती हूं ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आई एम रियली टायर्ड, अब देखिए मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, आई एम रियली टायर्ड, आई एम रियली नहीं करना, आई एम रियली टायर्ड, थोड़ा सा फ्लो में बोलना है, तभी वो भाषा वाली फीलिंग इसमें आएगी। अब इसको सब्जेक्ट की तरह ना सीखें जैसे हमने स्कूल में सीखा था, अब आप इसको बोल के, इसको फील करके बोले। आप किसी को बोल रहे हैं यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम रियली टायर्ड, रियली यानी कि सच में, बहुत ज्यादा, जब आप बोलना चाहें सच में बहुत थका हुआ, सच में अच्छा, सच में बहुत बड़ा, सच में बहुत महंगा, तो रियली बोल देते हैं। I'm really tired, so I'm going to sleep early tonight. I am really tired, so I'm going to sleep early tonight. I'm going to sleep early tonight का मतलब है आज रात मैं जल्दी सोने वाला हूँ। I am going to तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा। Sleep यानी कि सोना, यहाँ फिर मैंने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। Early यानी कि जल्दी, इसको yearly मत बोला कीजिए, ये early है, जल्दी। और आज रात यानी कि tonight, जैसे tomorrow आने वाला कल था, tonight यानी कि आज की रात। तो यार मैं बहुत थक गया हूं, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुनाइट। दोबारा मेरे साथ बोलिए, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुनाइट। तो देखा आपने गोइंग टू से कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आप दिन भर में एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए, ये बोलने के लिए कि यार मैं जल्दी सो जाऊंगा से वो मजा ही नहीं आएगा। अब अगर बोल रहे हैं आज तो मैं जल्दी सो जाऊंगा, हम हिंदी में भी तो बोलते हैं आज मैं जल्दी सोने वाला हूं, तो जब हम हिंदी बोलते समय इतने एक्सप्रेशंस ला सकते हैं, अंग्रेज भी उतने ही एक्सप्रेशंस से, क्योंकि उनके लिए भी एक भाषा है, हमने इसको एक सब्जेक्ट बना लिया है, पर अंग्रेजों के लिए ये एक बोलचाल की भाषा है। इसलिए कोई चीज होगी तो विल, कोई चीज होने वाली है तो आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुनाइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ जो है he was going to bring a cake to the party but he totally forgot। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, अब हमेशा आई हो जरूरी नहीं, आप बोल रहे हैं he was going to bring। अब ये bring कौन सी क्रिया है, bring यानी कि लाना,
ही हमने किसी लड़के के नाम की जगह बोल दिया है ही was, इसको was मत बोलिए। बहुत बार लोग WAS को was बोल देते हैं, ये was नहीं was है। आप कह रहे हैं he was going to, अब देखिए अब आपको पता लग रहा होगा हमेशा going to मतलब कहीं जाना नहीं होता। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि he was going to bring, अब going to के बाद उसने बोला bring यानी कि लाना, तो was बोल रहा है तो इसमें है का कहीं जिक्र नहीं आ रहा, क्योंकि was आ गया तो वो चीज होने वाली थी। तो he was going to bring a cake to the party, वो पार्टी में एक केक लाने वाला था, but he totally forgot। अब हमने पुराने वीडियोस में सिंपल पास्ट पढ़ लिया है तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, but he totally forgot यानी कि वो बिल्कुल भूल गया। अब हम रियली की जगह बहुत बार टोटली मतलब पूरी तरीके से, अब आप कह रहे हैं वो पार्टी में केक लाने वाला था लेकिन वो टोटली मतलब पूरी तरह से भूल गया। अब भगवान जाने भूल गया या वो अपने पैसे बचा रहा था, पर जो भी हुआ वो केक लाना पार्टी में भूल गया। तो आप बोलेंगे he was going to bring a cake to the party, वो पार्टी में एक केक लाने वाला था लेकिन वो पूरी तरह से भूल गया इस बारे में। So he was going to bring a cake to the party but he totally forgot। forget, forgot, forgotten। पुराने वर्ब्स के वीडियोस देखते रहा कीजिए ताकि आपके वर्ब्स के फॉर्म दिन पर दिन और स्ट्रॉन्ग होते जाएं। तो forget, forgot, forgotten, ठीक है, forget, forgot, forgotten ऐसे करके याद किया कीजिए। यहाँ हमने सेकंड फॉर्म क्यों यूज किया, इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सिंपल पास्ट सेंटेंस था वो पूरी तरह से भूल गया तो ही टोटली forgot। वापस आते हैं गोइंग टू में, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज हम गोइंग टू पे फोकस कर रहे हैं। तो he was going to bring a cake to the party but he totally forgot। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, I'm going to call police। अब आप समझ ही गए होंगे अगर कोई बोल रहा है I'm going to call police यानी कि मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। अब आपको गुस्से में बोलना है ये धोखाधड़ी मेरे साथ मत करो, मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। अगर तुम ये करते रहे I'll call police यानी कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। I'm going to call, देखिए एक चीज, अब यहाँ आप going to की जगह about to भी बोल सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे आपको अर्जेंसी और दिखानी है I'm about to call police, अगर तुम ये करते रहे मेरे साथ बस मैं बुलाने ही वाली हूँ। पर गोइंग टू जैसे मैंने बताया ज्यादा यूज होता है, वो आप सिचुएशन के हिसाब से खुद एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अर्जेंसी दिखानी है तो गोइंग टू की जगह अबाउट टू बोल दें। पर आई एम गोइंग टू कॉल पुलिस का सिंपल सा मतलब है आप कहीं जा नहीं रही, आप पुलिस के पास नहीं जा रही, आप कह रहे हो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू कॉल पुलिस। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। यहाँ मैंने वर्ब को ज्यादा वो नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कॉल यानी कि बुलाना, आपको अंदाजा आ गया होगा। अब बात आती है मैम ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, यही अगर आप नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएंगे। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप अर्ली टुनाइट, मैं जल्दी नहीं सोने वाला हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू रेन सून, जल्दी बारिश नहीं होने वाली है। तो मैं नेगेटिव सेंटेंस आज प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को अंदाजा है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, कि जैसे ही इजंट हो जाता है या इज नॉट हो जाता है तो वो सेंटेंस मना हो जाता है कि ये चीज नहीं होने वाली, या wasn't warrant बोल देंगे तो वो चीज नहीं होने वाली थी। लेकिन अब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस से बातचीत नहीं की जाती, बहुत बार इस गोइंग टू को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछने के काम भी लिया जाता है। अब आप सिंपली ऐसे सोचें, जब आप हिंदी में किसी से पूछते हैं क्या तुम आने वाले हो, अब वाले हो इसको हम इंग्लिश में अगर पूछना चाहें तो आप गोइंग टू को यूज करेंगे। क्या मैम आज नया टॉपिक पढ़ाने वाली हैं, गोइंग टू। क्या तुम सच में उसे कॉल करने वाले थे, गोइंग टू। तुम जल्दी सोने वाले थे, क्या तुम जल्दी नहीं सोने वाले थे, ये भी क्या वाला सवाल है। कुछ एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं तो अभी के अभी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या वाले क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या वाले और डब्ल्यू वर्ड। पुराने वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको अब क्लियरली पता होगा कि क्या वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में मांगते हैं, और डब्ल्यू वर्ड वो होते हैं जिसमें हम डिटेल मांगते हैं कि तुम क्या कहने वाले थे। अगर आप सिर्फ क्या वाला पूछेंगे तो क्या तुम कुछ कहने वाले थे। अब देखिए सारे जो हिंदी सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ एक गोइंग टू, अबाउट टू भैया को इस्तेमाल करके बनेंगे। जल्दी से सेंटेंसेस देखते हैं, प्लीज मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलिएगा या इनको किसी कॉपी में लिख लीजिए और खूब धड़ाधड़ इनको प्रैक्टिस कीजिए। आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीक, सिंपल सा है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट, अब देखिए क्या वाले क्वेश्चन स्टार्ट ही टॉपिक के हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरो होते हैं। यहाँ आपको सब्जेक्ट देखना है यानी कि आप किससे पूछ रहे हैं, क्या तुम, तो यू, अब यू आर से शुरू होगा ना कि इस से। तो आर यू गोइंग टू के बाद हम उस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोल दे रहे हैं, वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम अगले हफ्ते कोई मूवी देखने वाले हो।
तो मान लीजिए ये देखिए, आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीक, यहाँ आप मूवी की जगह कुछ और भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए क्या तुम वहां जाने वाले हो, आर यू गोइंग टू विजिट, आर यू गोइंग टू, जिस भी क्रिया में आपको पूछना है क्या तुम ये करने वाले हो, आप आर यू गोइंग टू को दिमाग में बैठा लेंगे और उस क्रिया के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था, आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीक, यानी कि क्या तुम अगले हफ्ते एक मूवी देखने वाले हो। Was he going to cry? अब देखिए यहाँ हमेशा सब्जेक्ट में यू नहीं ले रही, क्योंकि आमतौर पे हम बहुत बार ऐसी इंग्लिश भी बोलते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट कोई लड़का है, ही, मैं उसके नाम की जगह वापस ही बोल रही हूँ। अब मेरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, ना कि वर्ड से। ये मैंने पहले ही बता दिया था, वर्ड सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ। तो आप जब पूछ रहे हैं was he going to cry, इसका मतलब है क्या वो रोने वाला था। यहाँ देखिए टू के बाद मैंने क्रिया यानी कि रोने का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। तो आप पूछ रहे हैं was he going to cry, क्या वो सच में रोने वाला था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, is she going to। अब देखिए यहाँ was था, यहाँ is आ गया, तो एक चीज तो पक्का है कि वो आदमी पूछ रहा है कोई चीज होने वाली है। was, were या is the मार्क को सुन के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला कोई चीज होने वाला है, वो पूछ रहा है, या होने वाला था। अब देखिए she जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैंने इससे शुरू कर दिया। is she, जहां ही लड़के के लिए था, she लड़की के लिए है। is she going to win next time, कोई एथलीट या कोई स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, उसके लिए आप पूछ रहे हैं क्या वो अगले बार, नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार, नेक्स्ट टाइम जीतने वाली है। यार वो जम के प्रैक्टिस कर रही है। इज शी गोइंग टू विन नेक्स्ट टाइम, क्या वो अगली बार जीतने वाली है। अगर आप इसको विल से बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या वो अगली बार जीतेगी। यहाँ आप सिंपल फ्यूचर बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल एक्साइटेड होके पूछ रहे हैं क्या वो अगली बार जीतने वाली है। इज शी गोइंग टू विन नेक्स्ट टाइम। एक और एग्जाम्पल क्या वाले क्वेश्चंस का, आर यू गोइंग टू गेट ग्रोसरीज आफ्टर वर्क। अब प्लीज इसको देख के डरे ना, ग्रोसरीज क्या होती हैं। ग्रोसरीज होती हैं आप डेली लाइफ में किचन में जो सामान यूज करते हैं, नमक, तेल, सब्जियां, कोई भी घर का रोजमर्रे का सामान को, सर्फ, साबुन, इन चीजों को हम ग्रोसरीज कह देते हैं। तो आप क्या पूछ रहे हैं, यू आ गया तो फिर हम आर बोल रहे हैं। आर यू गोइंग टू गेट, गेट यानी कि कहीं से कोई चीज लाना या प्राप्त करना। गेट ग्रोसरीज आफ्टर वर्क, क्या तुम काम के बाद, आफ्टर वर्क, घर का रोजमर्रा का सामान लाने वाले हो। आप बोल रहे हैं भाई बता दो, नहीं तो मैं खुद जाके ले आती हूँ। आर यू गोइंग टू गेट ग्रोसरीज आफ्टर वर्क। गेट यानी कि मिलना या प्राप्त करना। गेट का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ आप गेट को कैसे यूज कर रहे हैं, कोई चीज को लाने के लिए। हम कहते हैं ना गो एंड गेट इट, ले आओ, तो ब्रिंग लाना होता है, पर बहुत बार गेट को आप लाने की तरह भी यूज करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो एग्जांपल्स मैं लाती हूँ वो स्पोकन इंग्लिश में डेली लाइफ में बोलने में बहुत काम आते हैं। प्लस आप और सिर्फ गोइंग टू ही नहीं, इनको सुन के और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। सो आर यू गोइंग टू गेट ग्रोसरीज आफ्टर वर्क, क्या तुम काम के बाद सामान ग्रोसरीज लाने वाले हो। अब देखिए ये सारे थे क्या वाले क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जहां हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं मांग रहे, हम डिटेल में मांग रहे हैं कि भाई ये चीज क्यों होने वाली थी, कब होने वाली थी, कैसे होने वाली थी, किसके साथ होने वाली थी। अब ये डब्ल्यू वर्ड्स क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको डब्ल्यू वर्ड्स अच्छे से याद हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं तो प्रॉब्लम होगी और आप डब्ल्यू वर्ड ही सोचने में रह जाएंगे। मैं ये मान रही हूँ आपने पुराने वीडियोस जम के देखे हैं और डब्ल्यू वर्ड्स आपके बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, इसीलिए आपको ये सेंटेंसेस समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। व्हाट यानी कि क्या। अब देखिए आपको डब्ल्यू वर्ड बनाने में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डब्ल्यू वर्ड से सेंटेंसेस को स्टार्ट करने हैं और जो क्या वाली फ्रेमिंग थी वो पूरी बोल देनी है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है डब्ल्यू वर्ड के बाद आप सीधे सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। बहुत लोग इंग्लिश बोलते समय ये गलती करते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये गलत इंग्लिश है। आप डब्ल्यू वर्ड बोलेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर या वर्स वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बचे कुचे जो वर्ड्स होते हैं वो आप लास्ट में बोल देंगे। तो जहां आर यू गोइंग टू का मतलब होता था क्या तुम ये करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर द क्लास, इसका मतलब हो गया कि तुम क्लास के बाद क्या करने वाले हो। What are you going to do? What are you going to do after the class? आप क्लास के बाद क्या करने वाले हो। अब कैसे पता लगा वाले हो बोल रहे हैं, क्योंकि हमने आर बोला है तो था का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए व्हाट की जगह अगर मैं हाउ पूछ ले रही हूं, यानी कि कैसे, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प अस। अब यहाँ सब्जेक्ट दे था तो मैंने हाउ के बाद आर बोल दिया, दे यानी कि वो लोग गोइंग टू हेल्प।
हेल्प यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मदद करना, और अस यानी कि हमारी। तो हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प अस, वो लोग हमारी मदद कैसे करने वाले हैं? भाई तुम बताओ, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प अस, हाउ विल दे हेल्प अस, यानी कि वो लोग हमारी मदद कैसे करेंगे। यहां मैं पूछ रही हूँ वो लोग हमारी मदद कैसे करने वाले हैं, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प अस। हाउ आर दे ऐसे मत बोलिए, इसको एक बार में बोलिए, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प अस। अब ये भी हो गया, और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। व्हाई वर यू गोइंग टू कॉल मी। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस आर से थे, अब आप वर्ब को देखते ही समझ जा रहे होंगे यहाँ कोई चीज होने वाली है, नहीं है, कोई चीज होने वाली थी। अब वाई आ गया यानी कि क्यों, तो व्हाई वर यू गोइंग टू कॉल मी, कॉल यानी कि फोन करना, तुम मुझे क्यों कॉल करने वाले थे। अब वर्स था तो मैं है नहीं बोलूंगी, मैं समझ जाऊंगी। अगर मुझे कोई मैसेज कर रहा है या मुझे इंग्लिश में बोल रहा है व्हाई वर यू गोइंग टू कॉल मी, इसका मतलब है तुम मुझे क्यों कॉल करने वाले थे, गलती उसकी थी, लड़ाई तुम्हारी उससे हुई, तुम मुझे क्यों कॉल करने वाले थे, व्हाई वर यू गोइंग टू कॉल मी। अब इसको रटिए मत, सुनिए और खुद बोलिए, व्हाई वर यू गोइंग टू कॉल मी, और अलग अलग सिचुएशन में बस क्रियाओं को बदल के बोलिए। अब व्हाई वर यू गोइंग टू कॉल मी, इसमें ही आप किसी और क्रिया को लगा दीजिए, व्हाई वर यू गोइंग टू स्कोल्ड मी, स्कोल्ड यानी कि डांटना, तुम मुझे क्यों डांटने वाले थे। व्हाई वर यू गोइंग टू इनवाइट हिम, तुम उसे क्यों इनवाइट करने वाले थे। व्हाई वर यू गोइंग टू कॉपी, तुम कॉपी क्यों करने वाले थे। व्हाई वर यू गोइंग टू स्लीप लेट, तुम लेट क्यों सोने वाले थे। देखा, एक फ्रेमिंग से अगर आप उसको समझ के सही फॉर्म में बोलेंगे तो स्पोकन इंग्लिश कितनी इजी है। आगे बढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग वाज राहुल गोइंग टू वेट फॉर द बस। अब हाउ लॉन्ग, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने डब्ल्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था, आजकल हाउ मच टाइम नहीं बोलते, कितने देर के लिए हम बोल देते हैं हाउ लॉन्ग। तो आप बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग, बस देखते ही आपके दिमाग में कोई चीज होने वाली थी आना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा राहुल है, सब्जेक्ट यानी कि जो करता है। मैं जब बार बार सब्जेक्ट बोल रही हूँ, सब्जेक्ट का मतलब है जो काम करने वाला करता है। तो यहाँ राहुल, हाउ वाज राहुल गोइंग टू वेट फॉर द बस, वेट यानी कि इंतजार करना, उसका फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ लॉन्ग वाज राहुल गोइंग टू वेट फॉर द बस, राहुल कितनी देर बस का इंतजार करने वाला था। सिंपल। अब देखिए एक लास्ट सेंटेंस जो हम बहुत बार यूज करते हैं वो है व्हाट वर यू गोइंग टू से। अब व्हाट वर यू गोइंग टू से का मतलब है आप क्या कहने वाले थे। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा और आपने कहा 2 मिनट रुकिए, अब आप दोबारा बात करना शुरू कर रहे हैं और आपको कहना है आई एम सॉरी, आप क्या कहने वाले थे। अब आप इसको बोलेंगे व्हाट वर यू गोइंग टू से, है ना इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। और डेली लाइफ में हम कितने बार ये चीज बोलते हैं कि आई एम सॉरी मेरा कॉल आ गया, आप क्या कहने वाले थे, व्हाट वर यू गोइंग टू से। तो आज के बाद आपके लिए गोइंग टू का मतलब सिर्फ कहीं जा रहे हैं नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए सिर्फ टेंसेस के पीछे नहीं भागती, क्योंकि मैं जानती हूं बहुत से लोगों के लिए कहीं गोइंग टू मतलब जा रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रियल लाइफ में यूज करेंगे तो आप भी अगली बार बोल पाएंगे कि मैम वेरी सून वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि हम बहुत जल्द इंग्लिश बोलने वाले हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप मेहनत करेंगे, चीजों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और आप इसे बहुत जल्द बोल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट पढ़ के मुझे पता लगता है कि मुझे कौन कौन देख रहे हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो ये था आज का गोइंग टू का वीडियो, इसको प्लीज समझिए और डेली लाइफ में यूज कीजिए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश टॉपिक को लेके मैं आऊंगी आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।